बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मेरे साथ शाहजेब अहमद हैं लाहौर स्टूडियो से, और हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। गुड मॉर्निंग शाहजेब, कैसे हैं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हूँ। हमारे तमाम नाज़रीन को भी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में तो माया हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सुबहनामे से। सबसे पहले मेरे ख्याल में सियासी मैदान का रुख कर लें हम। बिल्कुल कर लेते हैं शाहजेब, और आप बड़े याद आ रहे हैं, लेकिन हम साथ हैं और साथ साथ सबको जो है वो आगाह भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। भाई मुल्क की सियासत की बात करते हैं। शहर इक़्तिदार में सियासी खेल का हतमी मरहला आन पहुंचा। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तहरीक पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत है। शाहजेब बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, तमाम सियासतदान भी कह रहे थे, अपोजिशन जमातों के जब हम लेते थे रहनुमा को अपने शो में, तो वो जिक्र करते रहे हैं कि बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद हम लेकर आएंगे। और अब जिस तरीके से रिक्वेजिशन जमा करा दी गई है, साथ में जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर आज़म के खिलाफ, वो भी जमा कराई गई है सेक्रेटेरिएट में, असम्बली सेक्रेटेरिएट में। और इसके साथ साथ जैसा कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबैना तौर पर 28 अरकान की फहरिस्त भी पेश की गई है। और ये वो फहरिस्त है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन लोगों की फहरिस्त पेश की गई है जो कि नाराज अरकान है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस हवाले से भी आगाह किया गया है। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो मुस्लिम लीग काफ है उनके भी खुफिया राब्ते हो रहे हैं तरीन ग्रुप के साथ, और ये खबरें भी कुछ सामने आ रही हैं। तो आगे चलकर माया हमने इस पर तफसीली बात करनी है कि किसकी मुलाकातें हो रही हैं, किसके राब्ते हो रहे हैं और सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। हम पाकिस्तानी रोज खबरों को देख रहे होते हैं कि सियासत के मैदान में क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद की अगर बात करते हैं, तहरीक एतमाद के लिए कोशिशें फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा भी करा दी। साथ ही मुस्लिम लीग काफ की बात करें शाहजेब, तो वहां से भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं माया कि जिस तरीके से जब हम देखते हैं कि रिक्वेजिशन जमा कराई जाती है अपोजिशन की जानिब से, तो जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो पाबंद होते हैं, 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इजलास बुलाना होता है। तो अब ये देखना होगा हमें कि ये इजलास कब बुलाया जाता है और उसके बाद आगे का प्रोसेस, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, तो ये हमें साथ साथ देखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, काफ लीग और तरीन ग्रुप का भी राब्ता हुआ है, कुछ खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रही हैं। तो ये जो सियासी हलचल चल रही है उसमें जिस तरीके से हम देख रहे थे, अपोजिशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो अब हम देख रहे हैं कि उस पर बहुत सारे अरकान, जिसमें पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल हैं, ANP के अरकान भी शामिल हैं, साथ में मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल हैं। इन्होंने जाकर ये सेक्रेटेरिएट में जो है रिक्वेजिशन जमा कराई है। साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी उन्होंने जो वहाँ पर ये खासतौर पर असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके प्रोसेस में कितना वक्त लगता है और ये जो सियासी मामलात है अब किस तरफ जाते हैं, क्योंकि नंबर गेम का माया सब जिक्र करते रहे कि नंबर गेम हमारे पूरे हैं, ऑपोजिशन कहती रही है हमारे पूरे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हमें कोई फिक्र नहीं है किसी किस्म की भी। तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने जा रहा है सियासी मामलात में, वक्त भी बताएगा। और माशाल्लाह इतना अच्छा जो है वो एनालिसिस किया शाहजेब अहमद ने। तो मैं तो एक्चुअली शाहजेब से बहुत क्रिकेट भी और पॉलिटिकल की चीज़ें बहुत सीखती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है हम दोनों जिनसे सीखते हैं वो हैं हमारे सेहत तज्ज़ाकार, जो हमारे पैनलिस्ट हमारे प्रोग्राम में आते हैं। हमारे साथ आज अदनान आदिल साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। लेकिन पहला जो सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद पर कह रहे हैं कि अपोजिशन शौक पूरा कर ले जितना करना है, दूसरी तरफ खुफिया राब्तों का इंकशाफ जो है वो हो रहा है, कहीं तहरीक अदम एतमाद कामयाब तो नहीं हो जाएगी? 50-50 पोजीशन है, लेकिन अहम बात यह है कि काफ लीग और MQM किसका साथ देंगे। अगर इत्तेहादी जो है वो PTI की हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते तो फिर अपोजिशन के लिए मुश्किल तो जरूर होगी, क्योंकि उन्हें 10 वोट मजीद चाहिए, कम से कम 162 हैं 172 पूरे करने के लिए। और यह आसान काम नहीं होता कि हुकूमती जमात के अरकान छोड़े जाएं, क्योंकि हुकूमत की हिकमत अमली होगी तो उनके पार्टी के लोग उस दिन पार्लियामान में न जाएं। तो अब जो 172 लोग पूरे करना अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी, तो वो क्या PTI के लोग वो कह रहे हैं हमने तोड़े हुए हैं, 7 लोग जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी ने, कुछ नून लीग ने, कुछ JUI ने कुछ लोगों पे काम किया है और उनको अपनी तरफ नाज़िर किया है, तो क्या वो लोग उनका साथ उस मौके पे उनका साथ देंगे या साथ नहीं देंगे, इसके ऊपर इन्हें साथ है।
जबकि दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसका भी दावा है कि उसने अपोजिशन के 7-8 अरकान जो हैं तोड़े हुए हैं और वो तो कॉन्फिडेंस डालने नहीं जाएंगे। तो इसलिए बहुत इस वक्त प्रीकेरियस बैलेंस है, 50-50 की पोजीशन है। ये उसी ही पता चलेगा जिस दिन ये सब काम होगा। अच्छा, साथ में हमें ये भी बताइएगा अदनान अल साहब, ये प्रोसेस तहरीक अदम एतमाद का, क्योंकि अभी जिस तरीके से रिक्वेजिशन जमा कराई गई है, इजलास बुलाया जाएगा, आइन क्या कहता है, आइन के मुताबिक कितना वक्त लग जाता है ये तहरीक अदम एतमाद में? और जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि 14 दिन में पाबंद होते हैं स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने के, तो आगे इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी रवा दवा इस्लामाबाद की तरफ। जी, लॉन्ग मार्च तो तकरीबन पहुंच गया है, तो वो तो अब मेरा ख्याल है आजकल में ख़त्म हो जाएगा। असल बात ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए स्पीकर का रोल बहुत अहम है कि अगर वो चाहें तो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। मतलब वो असम्बली का इजलास आज से 10-12 दिन बाद बुलाएं और हो सकता है कि वो जल्दी बुला लें। ये तो अब वो अपनी पार्टी से कंसल्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि 23 मार्च से पहले कोशिश होगी दोनों अतराफ की कि ये मामला निपट जाए, क्योंकि 23 मार्च बहुत अहम दिन है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के वज़राए खारजा का इजलास बुलाया गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसमें हम कश्मीर के एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, सिफारती सतह पे उसको उजागर करना चाहते हैं। और इसके अलावा 23 मार्च को जो हमारी होती है उसमें हमने चीन से जो नए तैयारे लिए हैं J-10, उनकी नुमाइश भी होगी, की परवाजें होंगी। तो पहले हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि ये मामला निपट जाए। मुझे लगता है कि इमरान खान तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कुछ ऐसा मामला है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हुआ है जिससे वो पूरा उम्मीद है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कामयाब नहीं होगी। और अगर वो भी कॉन्फिडेंट हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये 20-22 मार्च तक मामला निपट ना जाए। सही। लेकिन सर साथ साथ इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो एक बहुत अहम, जिस तरह आपने कहा बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अहमियत का हामिल है, उनका ये जो कराची का जो दौरा है ये भी बहुत अहम वक्त में हो रहा है। आपको क्या लगता है कि PTI के लिए ये अच्छा साबित होगा उनका आना? और साथ में मैं ऐड भी कर दूं अदनान साहब, यहाँ पर क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकातें भी करेंगे इत्तेहादियों से? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक सियासतदान का तो काम है कि वो लोगों से मिलता जुलता रहे। ये इमरान खान का शायद एक वीक पॉइंट है कि वो ज़्यादा अपने जो अरकान असम्बली हैं, जो अपने इत्तेहादी हैं, उनसे इतना मेल जोल नहीं रखते, क्योंकि पॉलिटिक्स में PR तो बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात आप गुड़ नहीं देते, गुड़ जैसी बात कर देते हैं, तो इज्जत देते हैं, इज्जत से बात इसी में खुश हो जाता है। ईगो मैनेजमेंट करनी पड़ती है ऐसे लीडर को। तो अब अगर वो काफ लीग से मिले हैं, चौधरी शुजात साहब के घर गए, उनकी इयादत की, तो उससे एक अच्छा असर पैदा हुआ। इसी तरह अगर वो MQM के दफ्तर में जाते हैं मरकजी, उनसे मिलते हैं, तो उनकी बहुत सी, एक तो अना के मसाइल होते हैं, बहुत सी उनके मोराल बुलंद होगा। और MQM को क्या मिलेगा अपोजिशन में जाकर? सिंध में वो पीपल्स पार्टी से तो कुछ ले नहीं सकते। अच्छा, उनको है PTI में रहना, और PTI से ज्यादा वो एक वजारत मांगेंगे, जो देना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख्याल है QM और काफ लीग दोनों का इंटरेस्ट इसी में है कि वो PTI के साथ चले, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही को नून लीग कभी नहीं चाहती कि वो वजीर आला पंजाब बने, क्योंकि अगर वो वजीर आला पंजाब बनेंगे तो वो उनका मुस्लिम लीग में बहुत असर रसूख है, वो नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो काफ लीग का भी इंटरेस्ट इसी में है और MQM का भी इसी में है कि वो PTI के साथ इत्तेहाद करें। सिर्फ इमरान की जो मैन मैनेजमेंट है उसके मसाइल कुछ हैं, वो अगर अपने ताल्लुकात लोगों से अच्छे रखें, उनसे मेल जोल करते रहें, तो ये मामलात इतने ख़राब ना होते। अदनान साहब, मुलाकातें कहीं और भी हो रही हैं। मैं आपसे जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की जो जोड़ी है उसके बारे में पूछना चाहूँगा, क्या ये भी कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? बिल्कुल कर सकती हैं। कि एक तो बात यह है कि जहांगीर तरीन जो है उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, और जो बाकी जो शुगर के मामलात थे उनके ऊपर तो इतनी मामलात नहीं हुआ, उनके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती हो गई, इसलिए वो कुछ खफा हैं। दूसरे ये कि अलीम खान से जेल में भी रहे, वो समझते हैं कि उनकी मदद नहीं की गई। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई ये कानून मामलात थे, मैं किस तरह उसमें दखल दे सकता था। बहरहाल अगर वो इन लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाते, कुछ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी लोगों के मामलात हैं, तो अगर वो इन सब लोगों को बिठाकर इनके आपस में बातचीत करते तो शायद मामलात इतना खराब ना होते। लेकिन अब ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जो हैं वो बिल्कुल डट कर सामने आ गए हैं। एक मसला ये होगा कि उनके अगर वो शामिल हो जाएं अपोजिशन में, तो उनकी रुकनियत खत्म हो जाएगी।
फिर वो अदम एतमाद में तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन तो मुंतखब करने के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। तो जो बहरान पैदा होगा उसका नतीजा होगा कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो अगर पंजाब में भी अलीम खान कहते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो परवेज इलाही जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अलीम खान को नहीं, फिर बुज़दार करने दो, पर अगर बुज़दार को हटाना तो फिर मुझे तो अलीम खान का बहुत मुश्किल चांस है कि वो इस बगावत में कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल वो बगावत तो उन्होंने कर दी है। अलीम खान और जहांगीर तरीन, इनकी बगावत से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है पीटीआई। सर, बड़ा अहम सवाल, बहुत ज्यादा हम 2 दिन से सुन रहे, पहले 48 घंटे और अब सुन रहे हैं कि अगले 24 घंटे अदनान सर के बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है, कहीं कहीं तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़े बड़े खतरनाक हैं अगले 24 घंटे। तो आप क्या समझते हैं, क्या बदलने वाला है? क्या बहुत बड़ी हलचल, बहुत बड़ी खबर या कुछ बहुत बड़ा कुछ जो है वो सामने आएगा? जी सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, पार्लियामेंट में जमा कराई जा चुकी है। अब वो चाहें भी तो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, अब उनके पास वो इख्तियार नहीं रहा। वैसे अगर जब तक तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा नहीं करवाई गई थी, उस वक्त तक उनके पास ये इख्तियार था कि वो असेंबलियां तोड़ देते और कहते कि नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। अब वो कोई बड़ा ऐसा ऐलान कि बड़े ओहदे पर तकर्री भी अगर कोई मुतनाज़ा किस्म की करेंगे तो वो भी अदालत में चैलेंज हो जाएगी। अब तो बेहतर तरीका बस यही है कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए और उसमें वोटिंग हो जाए और मामला आर पार हो। इमरान खान जो हैं वो इस दौरान में उन्होंने गेन किया, आपने देखा मेलसी में उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत पुरजोश क्राउड था और इतनी छोटी जगह पे हजारों आदमियों का हजूम था। मेरा ख्याल है इमरान खान आवाम में जो पॉपुलैरिटी है वो गेन की है उन्होंने, और अगर वो इलेक्शन में भी जाएंगे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो गई तो उनकी पोजीशन ज्यादा मजबूत नजर आती है मुझे, और उनके वोट जो हैं वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो एक मजलूम भी बन जाएंगे कि उनको पूरी मुद्दत नहीं करने दी गई और उनको काम नहीं करने दिया गया। तो अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है फिर तो उनकी पोजीशन बहुत ही मुस्तहकम हो जाएगी, और फिर मेरा ख्याल है कि वो करप्शन ज्यादा अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे, जैसा कि उन्होंने इंडिया भी दिया है। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच। हमारे सीनियर तजियाकार अदनान आल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप जब आते हैं हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और आपने आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो शाहजेब, मैं कहती हूँ अदनान सर ने तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो है हुकूमत पर और उन पर खुद पर। तो देखते हैं ये कॉन्फिडेंस आगे अगले 24 घंटे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान साहब की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाए। लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है आपका हमारा साथ। इस वक्फे के बाद शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार इस वक्फे के बाद भी। तो प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं हम दोनों, और तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिशें फाइनल मरहले में, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया, फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। इसी पर मजीद हमने बात करने के लिए अभी दावत दी है। हमें ज्वाइन किया है नून लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अली सर गौहर बलोच साहब, पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि क्या उम्मीद है स्पीकर कौमी असम्बली इजलास कब तलब करेंगे? देखिए, पहले तो ये कहते थे कि बड़ा मतलब है कि इनकी बातें बड़ी मजाका खेज है। पहले तो ये कहते थे कि जितनी मतलब है कि ये फाइल क्यों नहीं कर रहे और ये तहरीक अदम एतमाद सामने लेकर क्यों नहीं आ रहे। अब जब तहरीक अदम एतमाद आ गई है तो कल मैं शेख रशीद साहब का बयान सुन रहा था, वो पहले कोई 15 दिन की मुद्दत बता रहे थे, फिर उसके बाद भी 1 हफ्ता। अब ये डिले करना चाहते हैं। बड़ी सिंपल बात है, अगर इनके पास मेजॉरिटी है और इनके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बढ़के भी लगा रहे थे
तो इनको तो चाहिए कि ये आज ही अपने बंदे लाएं हाउस के अंदर और कहें कि ये 172 हमारे पूरे हैं और हमने इत्मीनान का वोट ले लिया है। बात ये है कि पानी सर से गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अदम इत्मीनान फाइल की है तो हमारी नंबर ऑफ गेम जो है वो मुकम्मल है, और उसमें जो भी हमारे कानूनी माहिरीन भी हैं जो वो मुशावरत कर रहे हैं, मेरे ख्याल है 7 डेज या 9 डेज होते हैं, जो मतलब है कि जिसके अंदर अंदर वो स्पीकर पाबंद है। लेकिन आपको पता है कि इन्होंने इस वजह से पहले असम्बली की कुछ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के इश्यूज बना के उस पर भी इन्होंने 80 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया, और जो पैसे सिर्फ ये खा पी रहे हैं, प्रैक्टिकली असम्बली के ऊपर नहीं लग रहा। जो एंटीक किस्म की वुड थी उसको तोड़ तोड़ के और उसकी जगह पर शीशे के और ग्लास के डोर लगा रहे हैं, टाइल जो है वो नाकिस तरीन लगा रहे हैं। वो जाती दफ़ा भी असम्बली से दिहाड़ी भी लगा रहे हैं और असम्बली के दरवाजे बंद करने के बहाने बना रहे हैं। और जो OIC की मीटिंग है वो भी इनका बहाना है, वो किसी और जगह पर भी हो सकती है। बहरहाल ये कितने दिन डिले कर लेंगे अब, लेकिन कौम देख रही है कि इमरान नियाज़ी एंड कंपनी और ये जो लुट्टो और फुट्टो का टोला था ये अब आगे आगे भाग रहा है और 22 करोड़ अवाम इनका पीछा कर रही है। वो टाइम दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह ताला ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये 14 दिन के पाबंद हैं स्पीकर कौमी असम्बली, साथ में 3 से 7 दिन होंगे जिसके अंदर वोटिंग करानी होगी। लेकिन सर साथ में ये बताइएगा कि कितने लोगों की हिमायत हासिल है इस वक्त अपोजिशन को, अगर हम सिर्फ नंबर गेम की बात कर रहे हैं, कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी देखें, जो नंबर ऑफ गेम है वो मतलब है कि जाहिर है वो हमारी पूरी है और 172 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगी। आपने पंजाब में कल नहीं देख लिया, मतलब है कि अभी तो अभी तो ये आफ्टर शॉक्स हैं जो हमने तहरीक अदम इत्मीनान मरकज़ में जमा करवाई है, उसके आफ्टर शॉक आपने फौरन पंजाब में नहीं देखा कि कितने ग्रुप बन गए। ये ग्रुप कोई नून लीग के अंदर तो नहीं बने। देखे हम 3.25 साल हो गए हमें झूठे मुकदमात बर्दाश्त करते हुए, हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के विक्टिमाइजेशन केसेस बनाना, उनको थ्रेट्स, एंटी करप्शन के महकमे, नैब के डिपार्टमेंट, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आप देख लें कि कोई नून लीग से बंदा टस से मस नहीं हुआ मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन इधर अभी दरखास्त जमा करवाई, उधर लाइनें लग गई हैं क्या इनके, और कल ये तो रेत की दीवार साबित हुए। आप देख ले कि कल इनके चीफ मिनिस्टर खुद तबसरा कर रहे थे कि भाई मुझे नहीं रखना परवेज ले। इसका मतलब है कि पंजाब से तो अब इनको वैसे गवर्नमेंट हटा देनी चाहिए और उधर कोई नया, चुके वो तो कल वजीर आला खुद अपना इस्तीफा देकर गए। तो इसका मतलब ये है कि मामलात जो है वो अब इमरान अहमद नियाज़ी को पता चल चुका है कि उनका जाना जो है, जो उन्होंने अवाम पर 4.25 साल जुल्म ढाए हैं करप्शन की सूरत में, महंगाई की सूरत में, आज उनका जाना नविश्ता दीवार है। ये वो खुद भी पढ़ चुके हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी पढ़ चुके हैं। सही अलीगौर साहब, इसका मतलब ये है कि तहरीक नाकाम होती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, इंशाअल्लाह तहरीक क्यों नाकाम होगी। देखें, जिस वक्त हमने ये कोई तहरीक अदम इत्मीनान पेश करना जो है वो मतलब है कि कोई मजाक नहीं है। जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सिर्फ हमने कोई प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया। देखिए, जाती तौर पर आपको एक चीज मैं बताऊं कि जो नून लीग की लीडरशिप थी वो तहरीक अदम इत्मीनान के हक में कुछ वजूहात थी जिसकी वजह पर हम नहीं थे। लेकिन जब हमने हमारी लीडरशिप ने और हमने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो इस महंगाई और करप्शन की वजह से अब एक मिनट भी इस गैर आइनी और इस गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। जहां पर एक आयल का एक लीटर जो है वो 460 रुपए का मिल रहा हो, जहां पर 40 रुपए किलो मिलने वाली चीनी जो है वो 140-50 तक पहुंच गई, जहां पर अद्वियात की कीमतें आसमानों से बात करने लगे, जहां का किसान जो है वो 2400 रुपए में DAP की खाद की बोरी मिलने वाली 10,000 रुपए में लाइनों में लग के धक्के खा के भी नहीं मिल रही, और यूरिया ब्लैक मार्केट में मिल रही है, जहां पर 5 रुपए यूनिट किसान को बिजली का वो मिलता था, आज वो
25-30 और 35 रुपए तक मिल रहा है। मतलब है कि जुल्म है। तो ऐसे में फिर हमने मतलब है कि ये तहिया किया और हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कि इस गैर आइनी हुकूमत को किसी आइनी तरीके से हटाया जाए, और वो वाहिद रास्ता है जो कि मतलब है कि ये अदम एतमाद का है। और बिलखसूस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके अपने मेंबरान इत्तेहादियों से भी हमारी बात चल रही है। इत्तेहादी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस टीम का आपको हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर गुजारिश करूंगा कि इनके अपने जो मेंबरान हैं पार्लिमान के, वो ये देख चुके हैं कि ये इनकी नैया डूब रही है और आइंदा वो बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो अपने हलकों में जाकर इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। लिहाजा अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी सियासी खुदकशी नहीं करनी, तो वो जरूर चाहेंगे कि वो किसी ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि उन लोगों ने इमरान खान साहब ने तो लूट मार करके अपनी चंद हवारियों के जरिए साइड पर हो गए, लेकिन उन लोगों ने तो अपने हलकों में सियासत कंटिन्यू रखनी है किसी न किसी तरह से। लिहाजा ये कोई तज्जुब वाली बात नहीं, और बंदे थोड़े नहीं, बंदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन देखते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसे फैसले करेगी जिससे हम सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इंशाल्लाह मुश्किल हालात से निकालेंगे अल्लाह के फजल। बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब लीगी रहनुमा साथ थे, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और साथ साथ इंशाल्लाह लेट्स सी होता क्या है आगे आने वाला वक्त हमारे अवाम और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या लेकर आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन अब पाकिस्तान इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी वारदात है ऑपोजिशन की, इसके बाद 2028 तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये हम देख रहे हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी। अब मुझे बताएं माया, अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ रही हैं आप? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट शाहजेब, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मिसिंग यू हियर, और ब्रेक्स में हमारी बातें सियासी माहौल को लेकर। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है एक चीज, एक और चैलेंज जो सिंध को है। अब कुछ बात कर लेते हैं जानवरों में फैलने वाली बीमारी की, जिसका सिंध जो है एक बार फिर शिकार हुआ है। सिंध भर में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके मुताबिक मवेशी खास तौर पर गाय और ये जितने भी इस तरह के जानवर हैं उनको जल्दी मरीज यानी गांठ यानी लिम्पी स्किन डिजीज यानी गांठ में कुछ दिन गुज़श्ता रोज हमने इस हवाले से भी एक दफा कवरेज की थी। सांगड़, जामशोड़ों, सक्खर, मीरपुर खास, ठट्टा, हैदराबाद और कराची में भी मवेशियों में बीमारी की तस्दीक हो चुकी है। मवेशियों में पाए जाने वाली जल्दी मर्ज के बायस सिंध भर में मवेशी मंडी के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शाहजेब, बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है। और मैं जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि लोग इसमें बड़े परेशान हैं कि एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि ये डिजीज़ जो फैली है, जल्दी बीमारी फैली है, उसकी वजह से गोश्त इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, उससे एहतियात कर रहे हैं। लेकिन साथ में लोग इससे भी कतरा रहे हैं, इसमें भी एहतियात कर रहे हैं कि क्या भैंस का दूध इस्तेमाल करना भी ठीक है, मुज़र सेहत तो नहीं है। तो लोग इस वजह से और इस पूरी सूरत हाल के बनने की वजह से बड़े परेशान हैं, खासतौर पर पूरे सिंध में मुख्तलिफ शहरों की अगर हम बात करें माया। बिल्कुल सही बात है शाहजेब, लोग परेशान हैं। एब्सोल्युटली यही चीज़ हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, गोश्त लें नहीं लें, भैंसों का दूध इस्तेमाल करें नहीं करें। जाहिर है हम तो सही तरीके से अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब, जो पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। हमने इनको दावत दी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल यह है, इस बीमारी के बाद क्या डेयरी फार्म्स पर कोई असर पड़ेगा? ऑब्वियसली ये खबर आई, और क्या डेयरी फार्म्स की भैंसें इस बीमारी का भी जो है वो शिकार हैं या महफूज? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो अवामुन्नास के जहन में जो एक सोशल मीडिया कैंपेन चली है और उससे इस सेक्टर को यकीनन नुकसान होगा। तो मैं आपको बता दूं ये बीमारी इम्पोर्टेड काउज में ज़रूर आई है, भैंसों में तो आई नहीं है ये बीमारी। अच्छा, तो इस बात को समझ लें आप कि क्योंकि हमारी भैंस का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद जैसे कि कुछ लोगों ने वो की थी चीज़ें, पर अब बीमारी कोई और होती कह देते हैं लिम्पी स्किन डिजीज़। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कराची की मैं बता दूं तकरीबन 7 से 8 लाख यहाँ मवेशी हैं, जिसमें 80% बफलोज हैं और 20% काउज हैं। और 20% भी जो काउज हैं उसमें ज़्यादातर देसी काउज हैं। अच्छा, ये बीमारी आई है या तो क्रॉस ब्रीड में या इम्पोर्टेड ब्रीड में। अच्छा, जी हाँ, और उसमें भी चंद % मैं आपको बता दूं, जब वो बीमारी आई तो चूंकि ये नवंबर में आई,
इसके लिए कुछ लोगों ने वैक्सीन बाहर से स्मगल की और इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गई और उन लोगों ने अप्लाई की। इसका टेक्निकल पॉइंट ये है, जब एक डिजीज आ जाए और वो वैक्सीन की जाए तो वो बीमारी बढ़ जाती है। अच्छा, ये मैं सोचना चाह रही हाँ थी कि जी। वैक्सीन लगेगी तो फिर ये बीमारी थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, पर सबसे अहम जो बात है इसमें, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी मोहतरम जनाब अब्दुल बारी पित्ताफी साहब का, हमारे डीजी नज़ीर हुसैन कलहोड़ो का, महकमा लाइव स्टॉक सिंध, और फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का, जिनका जो डॉक्टर अकरम साहब है उन्होंने फौरी, और यूआस यूनिवर्सिटी लाहौर के माहिरीन का जो वहां से आए, डॉक्टर आगा वक्कार साहब का, कि जो वहां से आए फौरी तौर पे। हमारे पास इसकी वैक्सीन थी, जो कि VRI लाहौर बना रहा है पॉक्स की वैक्सीन। वो शीप्स के हवाले से और गोट के हवाले से बनती थी। उसने हमारे मवेशी के इम्यून सिस्टम को बेहतर किया, तो वो फिर हाशिम गोट में अप्लाई हुई, उसके ट्रायल हुए और फिर वो मवेशियों पर अप्लाई हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने इस डिजीज़ को यहाँ पे कंट्रोल किया। तो मैं यकीनन बहुत ममनून हूँ उनका। और जो मवेशी मंडियों पे पाबंदी लगाई गई वो यकीनन हिफाजती इक़दामात हैं, तो ये करने चाहिए। ये महदूद मुद्दत के लिए, तो फार्मर भी मुतमईन हो जाए, मंडियाँ इंशाल्लाह एक हफ्ते भर में खुल जाएंगी। तो शाकिर साहब, साथ में मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कोई अच्छी खबर आने वाली है, बुरी खबर आने वाली है, होने क्या जा रहा है? क्या दूध एक बार फिर महंगा होने जा रहा है, सस्ता होगा, या यह कीमत कायम रहेगी? असल में जी दूध की कीमतें तो उसका तो ताल्लुकात आपको पता है, उसका ताल्लुक है इनपुट्स की कीमतों से, और यकीनन इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी तो दूध की कीमतें भी बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, दूध की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी भी तरह हम, चूँकि अब मिनिस्ट्री से राब्ते में आ गए हैं, तो हम अजनास की, जो ज़रूरी अजनास है, ज़्यादा नहीं, 4-5 अजनास की एक्सपोर्ट में पाबंदी लग जाए तो दूध की कीमतें एकदम रुक जाएंगी, मुस्तहकम हो जाएंगी। मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे म्यूनसिपल के जो इदारे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स की। तो मैं कराची के हवाले से तो मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील करूँगा और सीनियर वेटनरी डायरेक्टर साहब से कि वो फौरी तौर पर स्प्रे शुरू करें, क्योंकि डेंगू का भी है, और ये जो बीमारी फैलती है लिम्पी स्किन डिजीज, ये मक्खी से और मच्छर से फैल रही है। जब ये इंडिया में मौजूद थी तो यकीनन यहाँ भी आनी थी, और इदारों को इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। तो मैं अपील करूँगा फौरी तौर पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस लिया है, फौरी तौर पर तमाम कैटल 29 छोटी बड़ी कैटल कॉलोनीज है कराची में, यहाँ पे स्प्रे कराए, और मुल्क भर के तमाम इदारे ये मुहिम शुरू करें। कल को हम इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हो कि भाई पहले नहीं पता था, पता है, कह दिया है, रिक्वेस्ट दे दी है कि भाई उसके भी स्प्रे करवाएं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया आप हमारे साथ आज आपने वक्त दिया। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर, और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जी जनाब भैंसों में तो ये है ही नहीं, लेकिन अगर था भी तो या तो क्रॉस ब्रीड में या फिर इम्पोर्टेड जो है वो काउज में था। यानी कि अब हम जरा फिक्र करना थोड़ा कम कर दें, और वैक्सीनेशन हो चुकी हैं तो इंशाल्लाह हमारे लिए सेफ होगा। लेकिन ये तमाम गुफ्तगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आतिफ ने भी पूरी सुनी, और मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जानवरों में मौजूद ये बीमारी जानवरों तक मुंतकिल एक दूसरे के अंदर हो सकती है, नहीं, और अगर हो सकती है तो कैसे? जी डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल, लंपी स्किन डिजीज नामी जो बीमारी है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मक्खी, मच्छर और टिक्स के थ्रू बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकती है, और इसकी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि अगर आप उसको अपनाते हैं तो इंशाल्लाह इससे कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे कि हमें इसको मक्खी मच्छरों से बचाव के कुछ स्प्रे और कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, जो कि हम उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू अभी हमें हमारे जो सिंध के मिनिस्टर हैं अब्दुल बारी पिताफी साहब और नज़ीर कलहोड़ो साहब, उन्होंने अभी नोटिस लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी नोटिस किया है कि इसकी एक मास लेवल पे वैक्सीनेशन की जाए। मास लेवल पे अगर इसकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल शुरू हो गया तो इंशाल्लाह इस पे काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बताइएगा, जानवर हैं जो अफेक्टेड जानवर हैं वो कुछ दिनों में
एक बेसिक सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के बाद वो बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस शुरू होगा वैक्सीन का, उसमें अगर वैक्सीन की जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये ट्रीट किया जा सकता है? अगर कोई जानवर इस बीमारी का शिकार है तो क्या वो ट्रीटेबल है? उसको पॉसिबल है कि उसको ट्रीट किया जाए, उसको ठीक किया जाए? और साथ में ही बताइएगा, जिस तरीके से कहा जाता है कि ये जल्दी बीमारी है, तो क्या ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जानवरों के फैल जाती है और पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है जानवर की? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट, ओनली वी कैन ट्रीट विद द सपोर्टिव थेरेपी। हम उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर उसमें कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो कुछ एंटीबायोटिक, प्रेडनिसोलोन और पेन किलर्स के थ्रू उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। वायरल का एक टाइम पीरियड होता है जो कि 4 to 14 डेज का पीरियड है, उसमें वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म होगा। हमें सिर्फ मेंटेन करना है एनिमल को, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करना होगा। और बताता चलूं कि इसका जो इन्फेक्शन है वो इसके मसल्स में भी जा रहा है। मसल्स में जब जा रहा है तो उसमें नोड्यूल से, रेड कलर के इन्फेक्शन के दाने दाने से वो आपको साफ दिखाई देंगे। तो अगर आपको वो नजर आए, आप सबसे पहले तो गैर कानूनी स्लॉटर हाउस जो है, अनप्रोफेशनल स्लॉटर हाउस है, वहां से बिल्कुल गोश्त ना खरीदें। और नॉर्मली देखा गया है 95% डॉक्टर साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं, खासतौर पर अगर हम सिंध की बात करें, वो तमाम लोग इसलिए परेशान हैं कि अगर हम गोश्त खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या अलामात देखें, क्या हम गोश्त खरीदें ना खरीदें, या अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी अलामात आप बता सकते हैं कि जिसको खरीदने से पहले गोश्त को हमारे तमाम शहरी, तमाम लोग वो देख लें कि भाई हमें पता लग जाए कि ये जानवर इस बीमारी का शिकार तो नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। आप सबसे पहले तो आप एक मयारी जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ से गोश्त खरीदें, गैर कानूनी स्लॉटर हाउस से बिल्कुल ना खरीदें। और दूसरी चीज़, आप गोश्त को देखा जा सकता है, अगर इस खुदा न खास्ता अफेक्टेड एनिमल का गोश्त इस मार्केट में मौजूद है तो उस गोश्त पे एक रेड कलर से स्पॉट्स नज़र आएंगे आपको। मैंने आपको आई थिंक वो पिक्चर भी शेयर की थी, आप वो दिखाइएगा, उसमें स्पॉट्स से नज़र आएंगे और वो बिल्कुल क्लियर होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरीके से गोश्त खरीद भी लेता है, किसी को पता नहीं चलता, तो आप उसे वेल कुक करके खाएं, बहुत प्रॉपर कुक दो, डीप फ्राई करें, तो इंशाल्लाह उससे कोई ट्रांसफर होने का खदशा नहीं है। ये परेशानी की बात है, मगर बचा जा सकता है इससे। और इसी तरीके से प्रॉपर बॉयल करके अगर आप मिल्क लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि में बहुत ज्यादा पाई गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता अगर ये कोई खा ले, अगर उसको निशानदही ना हो सके, जैसे शाहजेब ने पूछा कि कैसे निशानदही हो सकती है, लोग सुन के भी जो है वो भूल जाते हैं, या शायद इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती और जहन में प्रायोरिटी पर नहीं होता कि भाई किस तरह पहचान करनी है, कैसे दाग धब्बे देखने। तो अगर कोई ये खा ले तो उसको क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है उस ह्यूमन बॉडी या स्किन के अंदर? बिल्कुल, अगर किसी जानवर को बहुत ही शदीद किस्म का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, लाइक जैसे स्टेफाइलोकोकस, इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, अगर वो उस गोश्त को कंज्यूम कर लेता है तो उसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस को। अगर आप उसे करके बहुत ही अच्छी तरीके से कुक करके खाते हैं तो देयर इज नो हार्म टू कंज्यूम दैट मीट। ओके, ठीक है, यानी कि सही तरीके से उसको पका लिया जाए और बॉईल कर जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, वेटरनरी सर्जन एज वेल, वो उनके आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। शाहजेब, यहाँ पर हम जरूर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो खबरें अभी बाकी हैं, बहुत ज्यादा अपडेट्स बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बाकी हैं जिन पर बात करना लाजमी है और हमारा फर्ज भी। शाहजेब और माया को दीजिए छोटे से वक्फे की इजाजत। वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। जैसे कि हम जानते हैं, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पहली विकेट की शराकत का जो है वो नया रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को बेबस कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 292 रन बनाकर
पार्टनरशिप का नया पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी बनाया। बिल्कुल ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही है, बेहतरीन रिकॉर्ड बन गया है और वो क्यों ना बने, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने 136 और इमामुल हक ने तकरीबन 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली है। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी पहले इनिंग्स में 459 रन बनाकर आउट हुई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो नुमान अली बॉलर हैं हमारे, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। तो जो पहला टेस्ट मैच है वो तो ड्रॉ हो गया है, दूसरा टेस्ट मैच कैसा होने जा रहा है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले मैच में और किस तरह हमें खेलना चाहिए, इस सब पे बात करना माया बहुत ज़रूरी है। तो हम किससे जान रहे हैं आज ये? बिल्कुल हम जान रहे हैं, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब, हम सबके फेवरेट और जिनके साथ हम बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत सारे सवाल भी उनसे मिलकर आते हैं। इकबाल बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मिर्जा, पहला तो सवाल ये करूंगी कि रावलपिंडी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम ने बहुत दिफाई गेम खेला? बहुत बहुत शुक्रिया माया, आपका भी और शाहजेब आपका भी। दरअसल पाकिस्तान शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान ने ऐसी पिच बनाई कि जिस पर के रन के अंबार लग गए। अब आप देखिए कि इस टेस्ट मैच में 1187 रन स्कोर हुए और सिर्फ 14 विकेटें गिरी। और टेस्ट क्रिकेट, आजकल तो टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि टेस्ट मैच 3 या 4 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से दोनों टीमों की एक इनिंग्स मुकम्मल हुई। उनमें से भी एक इनिंग्स पाकिस्तान ने 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की, वरना तो फिर मुश्किल ही होता। मैं समझता हूँ कि हमें 14 विकेट्स बनानी चाहिए। मेरे ख्याल में पहला टेस्ट मैच था, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान आई हुई है। कोई भी उनका खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने के एशेज सीरीज में इस तरह लिया हो। तो इस खौफ की वजह से हमने ऐसी बेजान विकेट बनाई और इस तरह की बेजान विकेट बनाने से शायकीन क्रिकेट की माया अदम दिलचस्पी पैदा हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट में। सही कह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। 1877 से ये खेली जा रही है, 145 बरस हो गए और टेस्ट क्रिकेट का हुस्न अलग है। उसमें स्किल्स का इम्तिहान होता है, आपके ज़हनी तौर पे मजबूत होने का इम्तिहान होता है, बहुत सारी चीजें। बेग साहब, मेरे ख्याल में अब कराची टेस्ट 12 मार्च से शुरू हो रहा है। बेग साहब, साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आप पूरा हमें समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, बाबर आजम साहब की कप्तानी कैसी देख रहे हैं आप? क्या आप समझते हैं कि आखिरी रोज आखिरी सेशन में कैंगरूज को चांस देकर मैच को कुछ दिलचस्प बनाया जा सकता था? पॉसिबिलिटी थी? गुड क्वेश्चन। मुश्किल लग रहा था। मैंने आपको बताया ना कि शुरू होने के टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का, पाकिस्तानी टीम का जो माइंड सेट था वो नजर आ रहा था कि हमने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। आप देखें जब हमने बैटिंग शुरू की और जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों ने बैटिंग की, या तो बैट्समैन टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहे थे या फिर उनके जहन में शिकस्त का खौफ सवार था उनके जहन पर, जिसकी वजह से उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच इख्तियार की। और उस डिफेंसिव अप्रोच की वजह से सवाल ही नहीं पैदा होता शाहजेब कि आखिरी दिन पाकिस्तान डिक्लेयर करके उनको खिलाता, इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता था। सही बात है बेग साहब, लेकिन आपको लगता है कि नुमान से कम खिलवाया गया, उनको ज्यादा खिलवाना चाहिए था? नुमान अली ने माया 38 ओवर और 1 गेंद बॉलिंग की और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उम्र 35 बरस हो चुकी है। लास्ट ईयर उन्होंने 34 बरस की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में अपना डेब्यू किया। पहली इनिंग्स में 2, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली और वो बड़े सीजन कैंपेनर है, काफी अच्छे से फर्स्ट क्लास खेल रहे और कहते हैं ना तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो उन्होंने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए अच्छी बॉलिंग की। आप सही कह रही हैं, 45 ओवर इन्होंने ऑफ स्पिनर साजिद खान से करवाए बाबर आजम ने। सही। तो वो 1 विकेट ले सके और नुमान अली ने अपने कैरियर बेस्ट बॉलिंग की, 6 विकेटें ली। मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कराची टेस्ट पड़ेगा कि क्या तब्दीली होती है। इसी तरफ कराची के लिए क्या तब्दीली होनी चाहिए और कराची के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए? जी माया, आप क्या कह रही हैं? मैं बस वही सवाल करना चाह रही थी बिल्कुल कि क्या माइंडसेट होना चाहिए और कराची में जाते हुए क्या कितनी मुख्तलिफ होगी वहां की विकेट, वही सवाल आ रहा था जहन में। देखिए कराची की विकेट थोड़ी डिफरेंट होगी रावलपिंडी से, क्योंकि यहाँ पर समंदर के नजदीक कराची वाक़ है, तो आखिरी सेशन में गेम थोड़ा सा स्टीम और स्विंग होता है। लेकिन कराची में मुझे लग रहा है हसन अली टीम में वापस आ जाएंगे शायद, और माया क्योंकि हसन अली अनफिट थे, वो पहला टेस्ट नहीं खेले। अब देखना ये इफ्तिखार अहमद को टीम में रखते हैं या नहीं रखते। उसके अलावा एक लेग स्पिनर है दादू का, राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद, उसके लिए बड़ी बातें हो रही है कि हमें रिस्ट स्पिनर को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रिस्ट स्पिनर जो है ऑस्ट्रेलियन इतना अच्छा नहीं खेलते। रिस्ट स्पिनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन थोड़े से
जो वल्नरेबल है। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं पाकिस्तानी टीम में। वैसे तो कोई मेजर चेंजेस की तवक्को नहीं, मेजर चेंजेस की तवक्को नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्जा बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब आप हमेशा आते हैं और बहुत अच्छी मैं कहती हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीख रही होती हूँ आपसे, लेकिन यस अब जब कराची की तरफ बढ़ा है और आपने सही कहा बिल्कुल कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमें इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जानवरों में जिस तरह बीमारियां आ रही हैं, भैंसों में, और भैंसों में तो खैर नहीं आई लेकिन काउज में है ज्यादातर। लेकिन अगर अब हम बात करें तो उस हवाले से कि उसके होने का असर दूसरी तरफ कितना पड़ा है, मैं बात कर रही हूँ पोल्ट्री के हवाले से। बात लोगों ने गाय के गोश्त का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया। दूसरी तरफ रोज बरोज महंगी होती हुई मुर्गी के जो प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मुल्क भर में मुर्गी की कीमतें शाहजेब आसमान से ऐसी बातें कर रही हैं कि एक आम इंसान की पहुंच से मुर्गी तक भी दूर हो मतलब जाएगी। माया आप ये देखें, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से लोग गोश्त नहीं खरीद पा रहे या घबरा रहे हैं, थोड़े परेशान हैं कि हमें गोश्त खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी जानिब खासतौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पर 14 रुपये फी किलो मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ है। अगर मुर्गी की कीमत बढ़ती रहेगी, गोश्त आप खरीद नहीं पा रहे बीमारी की वजह से, तो लोग बेचारे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं मुसलसल, मुर्गी कीमतों में इजाफा मुसलसल क्यों हो रहा है। और हर महीने बाद माया हम देखते हैं कि अपने प्रोग्राम में जिक्र भी करते हैं कि कभी 10 रुपये, कभी 12 रुपये, कभी 14 रुपये इजाफा कर दिया जाता है। तो इसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है माया। बहुत जरूरी है शाहजेब, क्योंकि साथ साथ इस बात का मुझे जहन में ख्याल आता है कि कहीं ये बीमारी की होने की खबर की वजह से ये प्राइसेस तो नहीं बढ़ी, कहीं इसलिए तो आवाम के ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं बिल्ट हो रहा, ये तो नहीं इम्पैक्ट हो रहा। तो खैर हमें ज्वाइन किया है इस हवाले से बात करने के लिए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सलमान मुनीर साहब ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि एकदम से मुर्गी की गोश्त की जो है वो कीमतें आसमान पर पहुंच गई और रोज ही इजाफा हो रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और हमारा मौक़िफ़ बयान करने के लिए। देखिए, बेसिकली प्राइसेस पे जाने से पहले हमें ये फिनोमेना समझना होगा कि आप मुर्गी की प्राइस कंपैरेटिवली जो अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उससे कहाँ चाहते हैं। बकरे की गोश्त की प्राइस क्या है, गाय के गोश्त की प्राइस क्या है, और आप उसको कंपैरेटिवली मुर्गी की प्राइस को कहाँ देखते हैं। देखें, हम लोग एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 30-35 सालों से पाकिस्तान में। जो प्राइसेस हैं, जो कॉस्ट है फार्मिंग की, लाइक इन एनी अदर बिजनेस जिससे प्राइसेस तमाम चीज़ों की बढ़ी हैं, आप अगर मॉनिटर करें कि उसके कंपैरेटिव मुर्गी की प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं और हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी है। पिछले 5 सालों के अंदर जो फीड की प्राइस है वो डबल हो गई है। उसके अलावा अभी जो मतलब ओवरऑल हर चीज़ की प्राइस तो बढ़ ही रही है, लेकिन पिछले 2 महीने में जो टैक्सेस पोल्ट्री के ऊपर लगे हैं, पोल्ट्री इंग्रेडिएंट्स के ऊपर लगे हैं, सोयाबीन, मुख्तलिफ चीज़ें, जीएसटी लग गया है बहुत सारे आइटम्स के ऊपर, जिसमें सबसे सोयाबीन के अलावा जो मेडिसिन्स हैं उन सब पे लग गया है, जो कि दुनिया भर में कहीं पर भी जो है वो जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन पर ड्यूटीज, टैक्सेस, जीएसटी नहीं लगते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्राइसेस बढ़ती क्यों है। देखिए, कॉस्ट जो है फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्मिंग की कॉस्ट, जैसे मैंने बताया कितने सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल मुर्गी की प्राइसेस उस तनासुब से कभी भी नहीं बढ़ी। मुर्गी अभी भी जो है ये सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ये फिनोमेना जो है चलता रहता है। मुर्गी अभी भी जो है फार्म से 100 रुपए की भी बिकती है और 200 रुपए की बिकती है, 250 रुपए की भी बिकती है। ठीक है, जब प्राइसेस कम होती हैं तो फार्मर को नुकसान होता है, और ये साल में ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है क्योंकि प्राइसेस बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं और फार्मर को नुकसान हो रहा होता है। अच्छा सलमान साहब, यहाँ पर 2 बातें, सलमान साहब यहाँ पर 2 बातें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आप बात कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है, डिमांड एंड सप्लाई का इशू भी है, या आप साथ ये भी समझते हैं कि मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है कुछ मुर्गी फरोशों की जानिब से, वो मनमाने दाम बढ़ा भी जाते हैं? नहीं, मैं आपको यही बताने लगा था कि पिछले 3 महीने की अगर आप एवरेज प्राइसेस देखें तो दिसंबर की एवरेज प्राइस बात कर रहा हूँ, इसमें ओपन इशू हो जाता है। एवरेज प्राइस वाज 167 रुपीज लाइव बर्ड की, जनवरी की 165 थी और फरवरी की 173 थी। ठीक है,
ये हमारी कॉस्ट इज मच 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 अबव 200 रुपीज, मतलब ये 250 रुपए से भी ज्यादा की कॉस्ट है फार्मर की, जो तमाम वजूहात मैंने आपको बताई, टैक्सेस ये वो, उसकी वजह से। और मुख्तलिफ पिछले 3 महीने से मुसलसल लॉस में बिक रहा था, ठीक है। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा होता है। तो जब भी मुर्गी लॉस में बिकती है, फार्मर को मिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस होता है, और वो एक सर्टेन टाइम का एक सर्टेन लॉस बर्दाश्त करने के बाद वो फार्मिंग बंद कर देता है, ठीक है। जब वो फार्मिंग बंद कर देता है तो आने वाले हफ्तों में जो है वो सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, और डिमांड तो अगर वही है या बढ़ गई है तो सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, डिमांड होती है, तो जिसकी वजह से फिर शॉर्टेजेस की वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक फिनोमिनन है। ये तमाम चीज़ों, ये देखिए पेरिशेबल आइटम है, आप वेजिटेबल में ले, आप टमाटर ले लें, आप आलू ले लें, कोई भी चीज़ है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइसेस बढ़ेंगी। देखिए ये पेरिशेबल आइटम है, हम उसको 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओवरऑल जो हमारी, अगर आप पिछले कई 5 साल का भी अगर आप एक हिसाब निकाल लें, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उस हिसाब से मुर्गी की प्राइसेस कभी भी नहीं बढ़ी हैं। और अभी की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हम ये 2-3 जनवरी से हम ये बात सीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने की, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो पिछले 3 महीने से नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से फार्मर ने फार्मिंग कम की और सप्लाई अभी शॉर्ट हो गई है। यानी कि आप सलमान साहब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं और फीड की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके से प्राइस भी बढ़ गई है, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम भी है, यानी कि आने वाले वक्त में अगर हम मुस्तकबिल करीब की बात करें तो प्राइसेस मजीद इंक्रीज होंगी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती हैं। देखिए ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी जैसे प्राइसेस बेहतर हैं, फार्मर को थोड़ा सा हिम्मत करेगा, थोड़ी सी प्रोडक्शन फार्म्स चूजा डालने की कोशिश करेगा, और आने वीक्स में वो प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी। प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है, ये एक साइकिल है जो पूरे साल चलता है, अप एंड डाउन होता है, और उसकी वजह से प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। इसमें सीजनल इम्पैक्ट भी एट टाइम्स आ जाता है, और उसके अंदर एट टाइम्स जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइसेस जब इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है और प्राइस ना मिले तो फार्मर फार्म बंद कर देता है। तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सप्लाई बेहतर होगी तो प्राइसेस जो है एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। दूसरी एक बात यहाँ पर मैं आपको भी बताता चलूँ कि हाई प्राइसेस, जी दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि हाई प्राइसेस, सवाल करती हूँ जी हाई प्राइसेस जो है वो लाइक इन एनी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी कोई अच्छा, मतलब इंडस्ट्री के लिए बेहतर नहीं है, बिकॉज जब प्राइसेस हाई होंगी तो डिमांड एंड सप्लाई फिर इम्बैलेंस होगी, और उसके बाद आगे जाके वो प्राइसेस नीचे इतनी आ जाएंगी, फार्मर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हमें एक्स्ट्रा प्राइस मिले, हमें जो है वो कॉस्ट कम होनी चाहिए, और कॉस्ट कम होने के बाद जब हमें स्टेबल प्राइसेस मिलेंगी तो आपको जो है वो मुर्गी भी एक स्टेबल सप्लाई एंड डिमांड का सिलसिला चलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि अगर जो है सही तरीके से इन लोगों का जो है वो ग्रोथ होगी तो और हालात बेहतर होने के चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सलमान मुनीर साहब, आपने वक्त दिया, हमारे साथ रहिएगा। शाज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार इस वक्फे के बाद। सबसे पाकिस्तान में विल बी राइट बैक जी। गर्मी आ नहीं रही, गर्मियां आ गई हैं। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान गर्मी का पारा 34 यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शाज़ेब, और वो वाली बात है कि जब गर्मियां आई तो आप लाहौर चले गए, ये क्या बात हुई? बस मुझे पता था कि गर्मी बढ़ने वाली है कराची में, इसलिए मैंने फौरन अपना रुख बदल लिया ताकि कभी लाहौर का मौसम कुछ थोड़ा सा बेहतर है माया। और जिस तरीके से हीट वेव का जिक्र किया जा रहा है कराची में, एक बार फिर ये बड़ी ख़तरनाक होती है, हम सबको बहुत एहतियात भी करनी चाहिए अगर ये हीट वेव वाकई आती है, कि इसकी एक वार्निंग दी गई है अभी। और साथ में जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि माया हम देखेंगे इस अगले हफ्ते धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ निकलेगी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो जानते हैं हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। सरफराज साहब आप मौजूद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, क्या कराची में वाकई गर्मियां आ चुकी हैं? आइंदा 2 रोज के दौरान दर्जे हरारत क्या रहेगा आपकी स्टडीज के मुताबिक? जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए
मार्च का दूसरा हफ्ता तो कराची में गर्मी अमूमन शुरू ही हो जाती है। आपको मालूम है कि जो एवरेज टेम्परेचर है वही 32.6 होता है। तो कल 35 तक चला गया था और अगले 3 से 4 दिन जो हैं 10 मार्च से लेके 14 या 15 मार्च तक, तो ये रहेगा, तेज़ धूप रहेगी, 36-37 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर उसमें। और फिर 15 के बाद उसमें थोड़ा रिलीफ आएगा, वही अगेन 33-34 या 32 से 34 के दरमियान। लेकिन इसको हम है सच हीट वेव नहीं कह सकते, इसलिए कि इस वक्त मॉइस्चर उतना ज़्यादा नहीं होता और ये गर्मी जो तेज़ धूप तो होती है दिन में, ख़ासकर 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक, लेकिन ऐसा हीट वेव नहीं कह सकते हम इसको। अलबत्ता वार्म डेज होंगे अगले 4-5 दिन। सरफराज साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, कराची में तो फरवरी के बीच में ही गर्मी बहुत बढ़ जाती है, सर्दियां बहुत पीछे रह जाती हैं, वहाँ तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है। तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो अगले अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर आप कह रहे हैं 37 तक रहेगा, इसमें शिद्दत कितनी होगी गर्मी की? क्या इसमें आगे बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है? और अगर इस साल की बात करें, गर्मियाँ कैसी आएंगी? बहुत शदीद गर्मी का कोई चांस है? देखिए, इसमें इस यानी जो करंट स्पेल है इसमें तो वही मैंने आपसे कहा ना कि 36-37 डिग्री हो सकता है, किसी एक आध दिन 38 भी चला जाए। उसकी वजह ये है कि सुबह के वक्त में खासकर आफ्टरनून तक विंड डायरेक्शन हुआ करेगी नॉर्थ वेस्ट से, शुमाल मगरिब से या शुमाल मशरक से, तो ड्राई विंड्स होती हैं, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अच्छा फैक्टर ये होता है कि ह्यूमिडिटी आजकल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अप्रैल के वस्त तक इतनी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40% तक होती है। तो जब ये 50% से 40 और 50% से बढ़ जाती है तो फिर पिंचिंग गर्मी होती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। वो अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रमज़ान में। ऐसे ही ऐसे सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक तो मेरे जहन में आ रहा है। एक तो मेरे सवाल ना ऐसे पॉपअप होते हैं जब ऐसी कोई बात आती है, तो एक तो ये पूछना है कि हम रजाइयाँ पैक कर दें फिर आपके ख्याल में, दूसरा ये कि रमज़ान आने वाले हैं, कोई बेहतरी का मौसम होगा, कैसा मौसम होगा आने वाले जो तमाम यहाँ पर रोज़े रखने वाले लोग हैं कराची में या पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से वो क्या तैयारियाँ रखें, और क्या बारिश के कहीं दूर दूर भी इम्कानात हैं या नहीं? देखिए, कराची के लिए तो बारिश का इम्कान कोई नहीं है, करीब भी नहीं और दूर भी नहीं, अनलेस के कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अब चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो पिछले दिनों कुछ निचले लैटिट्यूड्स में आ रही थी, तो उसके नतीजे में सिंध में भी कहीं बारिश हो जाती थी, 1-2 दफ़ा कराची में भी हुई है। लेकिन अब कोई इतना चांस नहीं है। अभी बारिश वही मशरकी बलोचिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, जो ज़ोक, कोलू, सिबी, खारान, कल्लात और ये जो एरियाज़ हैं, किला सैफुल्ला वगैरह, उन एरियाज़ में अगले 2 दिन रहेगी कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश। और उसके अलावा वेस्टर्न केपी जो पारा चनार, ऊपर चतराल, दीर और फिर उधर जीबी के इलाके जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, वहाँ पर रहेगी ऑन एंड ऑफ बारिश, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी, और जो ज़्यादा बुलंद पहाड़ हैं उन पर हल्की स्नोफॉल भी हो सकती है। तो वहाँ तो अभी तक एक तरह से सर्दी चल रही है, लेकिन यहाँ कराची में और पूरे साउथ में बल्कि अब सर्दी का तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया सिलसिला, और अब तो बतदरीज गर्मी बढ़ती जाएगी इधर। मतलब माया, आप रजाइयों का जिक्र कर रही है, बस अब टी शर्ट्स निकाल लें कि अब सिर्फ टी शर्ट्स पहननी पड़ेंगी। कराची में इनका मौसम बिल्कुल बदल गया है और 37 और 38 पे चला गया है टेम्परेचर। ओए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके वक्त का भैया। पाकिस्तान में आज एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट आप लोगों से सजाया गया है, और वो ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, जहाँ तक शोबिज़ की बात है, वो बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी गोल्स लेकर चल रही थी। अब उसमें एक शोबा है फिल्म इंडस्ट्री का, जो बहुत अरसे से सफ़र भी कर रहा था और एक्चुअली नेग्लिजेंस का शिकार भी था। एक वक्त आया जब एक फिल्म फिर दूसरी फिल्म बनना शुरू हुई, तो एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करने का शायद अब ख्वाब देख सकती है। हमें इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ कितना टैलेंट है,
हम इसमें कोई शक नहीं, हमारा कितना पोटेंशियल है। और मैं ये समझती हूँ कि वो ख्वाब अब बहुत से लोग उस मशल को आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के मेहमानों से आपकी बात कराऊँ, याद रखिएगा हर फिल्म के पीछे, हर प्रोडक्शन के पीछे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा कठिन मरहले होते हैं। उनको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ सामने से देखकर एक पिक्चर को एक रुख जानकर उसको जज कर लेते हैं, लेकिन क्या असलियत वही होती है? नहीं, असलियत बहुत सारी और बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत यादें होती हैं और बहुत खूबसूरत लोग जब आपके आ जाए ना शो में, तो फिर बड़ा मज़ा आ जाता है। और आपको इस फिल्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं जनाब, वो है इशरत मेड इन चाइना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उसके सबसे बहुत ही प्रोमिनेंट दो चेहरे, मोहिब मिर्जा और सनम सईद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साइकोम, क्या हाल है? अच्छा, ये हमारा साइकोम बहुत पुराना है, लड़कपन के ज़माने का है। तो बस यही कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने साथी हैं और बहुत पुरानी मोहब्बतें हैं और बड़ी गहरी और असली और सच्ची मोहब्बतें हैं। सही बात। वेलकम जी दोनों को। और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों आए हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और सनम से मेरा ताल्लुक बहुत ही मोहब्बत भरा इसलिए कि सनम की वालदा मरहुमा जो है मेरी गुरु थी और उनसे मेरा रिश्ता मोहब्बत का हो गया है। अब तो अब इट्स फॉर लाइफ, it's for life. So before we talk about the movie, congratulations सबसे पहले to the entire team. Thank you. So excited for Ishrat Made in China. Thank you very much. So screenplay and direction by मोहिब मिर्जा। जी। हाँ, तो कैसे फिल्म की तरफ कोई इरादा था, कोई प्लान पहले से था या अचानक से हो कि नहीं आई नीड टू डू दिस? ये जिस तरह की कॉमेडी है वो मैंने एक ही दफ़ा की थी और मुझे वो करने में भी बहुत मज़ा आया था और मुझे उसकी मेरी एक अलग फॉलोइंग भी है। हाँ, बिल्कुल है। सो वो मैं हमेशा से चाहता था, अराउंड 2009-2010 से तो मैं ये चाहता ही था कि किसी तरीके से फिल्म बने जिस तरह से हम फॉरेन फिल्में देखते हैं, जो कि यू नो एक डिफरेंट साइकोटिक कॉमेडी होती है, कैमरे में देख के इंटरेक्ट करके ऑडियंस को साथ लेके चलने वाली। सो वो मैं करना चाहता था, लेकिन उसमें सिर्फ बगैर सर पैर की कॉमेडी नहीं करना चाहता था, उसमें कोई कहानी भी होनी चाहिए। और वो तो कहानी डेवलप की हमारे जो राइटर हैं ऐसे उनके साथ 11-12 ड्राफ्ट लिखे, उसके स्क्रीन प्ले की कौन सी टेक कैसे होगी, फिर उसकी पूरी प्रेपरेशन की जी इवेंचुअली ये इतनी बड़ी एक्शन सीक्वेंस में जाएगा और एक्टर्स कौन होंगे। सो 2016 में 24 लोगों का ऑडिशन हुआ, उस ऑडिशन में से 10 लोग कास्ट हुए इंक्लूडिंग मी, तो फिर 11 हो गए। और फिर उन सबको लेके उनकी सारी लुक्स डिजाइन हुई, फिर म्यूजिक, क्या लुक्स हैं, क्या लुक्स हैं, माय गॉड, लाइक फ्रॉम यू टू शमून अब्बासी टू मतलब लाइक। अच्छा, मुझे तो सनम ईस्टर्न में ही बहुत प्यारी लगती है। आई नो, आई इमेजिन यू विद द झुमकास एंड एवरीथिंग, बट द ठुमकास, ओ माय गॉड, आई मीन अनबिलीवेबल। कितना आसान था, कितना मुश्किल था वो सारा डांस सीक्वेंस करना, नोइंग यू। दोनों, इट वाज अ मिक्स। मुश्किल भी था, आसान भी था। आसान इसलिए क्योंकि टीम अच्छी थी, कोरियोग्राफी सिंपल थी, गाने बहुत मजे के थे। मुश्किल इसलिए क्योंकि टेक पे टेक करना होता है, वो बस मुझे बहुत मुश्किल लगता है टू कीप दैट एनर्जी हर ठुमके के साथ, हर मूव के साथ। लेकिन वैसे बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस, रियली डिफरेंट, चैलेंजिंग, बट आई एंजॉयड कि कुछ हट के कुछ करी थी, कुछ अलग करी थी, कुछ रिदम तोड़ना था थोड़ा, the monotony had to be broken. So I enjoyed that. Nice, nice. अच्छा, Mohib, talking about direction, how was it? अच्छी बात ये थी हमारी टीम की, डायरेक्टोरियल टीम की, मेरे को डायरेक्टर्स, एडी सबकी, कि हम लोग प्रिपेयर्ड थे। पेपर वर्क हुआ था, सबको सारी चीज़ें वाज़े तौर पे पता थी, स्टोरी बोर्डिंग हुई भी थी हर सीक्वेंस की, जो कि ऐसी थी जो कि मुश्किल थी और पहली दफ़ा अटेम्प्ट हो रही थी पाकिस्तान में, तो उसकी सारी स्टोरी बोर्ड हाथ में थे हमारे। सो वो पॉइंट बहुत उसकी वजह से कंफर्टेबल था। मेरा फोकस तमाम दीगर एक्टर्स पे था और मेरे को डायरेक्टर परमेश का फोकस मेरी एज एन एक्टर परफॉर्मेंस पे था। तो इस तरह उसको डिज़ाइन कर लिया था। तो वो वैसे सतही तौर पे शायद डिस्कशन हो तो ये लगता होगा कि अच्छा यार बड़ा मुश्किल हुआ होगा, मुश्किल ज़रूर हुआ, चैलेंजिंग तो हर सिचुएशन बन जाती है, कम वसाइल में आप चीज़ें कर रहे होते हैं। तो लेकिन प्लान थे, प्रिपेयर्ड थे, तो जो सिर्फ ऑन लोकेशन मसाइल होते थे या लोकेशन के मसाइल होते थे या वेदर रिलेटेड थे या बारिश हो गई या सेट जैसा डिज़ाइन हुआ था वैसा नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो वो वाली चीज़ों में मसाइल हो रहे थे, बाकी अदरवाइज हम सॉर्टेड।
मैं सबको ये भी बता दूं आपकी इजाज़त से कि इसकी शूट ऐसे वक्त में इस चैलेंज का शिकार हुई जहां पूरी दुनिया ने, मैं इजाज़त है बता सकती हूँ ताकि लोगों को पता हो कितनी कोशिशों से इट वाज वन ऑफ द स्पेल जो हाईलाइट ज्यादा हुआ, हाईलाइट बहुत हुई, हमें तो बहुत हुई। क्या कह रहे हो? एंड पार्ट जो हमारा हुआ था, पैकअप हो चुका था, एक दिन की शूट रह गई थी जो कि हम फिर कर पाए लेकिन घर नहीं पहुंच पाए फिर उसके बाद। बहुत मुश्किल था, इसलिए बताना जरूरी है कि पूरी दुनिया रुक गई थी। पूरी दुनिया रुकने के साथ साथ काम रुक गया था। फिर ये लोग गैर मुल्क में थे, पूरी टीम, पूरा क्रू दूर था, नहीं पता था कैसे काम होगा और ये भी नहीं पता था कि खाना पीना तक कैसे पहुंचेगा इन लोगों तक। बहुत मुश्किल हो गई थी। टेलिंग एवरीवन कि इस फिल्म के पीछे सिर्फ वो वाली सेट वाली चैलेंजेस नहीं है, इस तरह हर तरह के चैलेंज से ये टीम गुजरी है और ये फिल्म गुजरी है। अच्छा, एज अ व्यूअर, a person who is a fan of Sanam, Mohib, Shamoon and rest of the cast, माशाल्लाह amazing crew है, परमेश भी है माशाल्लाह से प्राय साथियों में। मैं एक ये फिल्म देखने क्यों जाऊंगी जब पैंडेमिक खत्म हुआ है, सिनेमास का रिवाइवल दोबारा से, लोग निकलना शुरू हुए, मुझे इशरत मिलन चाइना क्यों लेकर जाएगा सिनेमा? जी मैं तो तारीफें करता रहूँगा, आप बताएं। क्योंकि जिस तरह आपने कहा, हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, एक बहुत बंद घुटन सी महसूस होने लगी सबको, सब अपने घरों में बैठ के सुस्त हो गए, लेजी हो गए, कंप्लेसेंट हो गए, ढीठ भी हो गए। तो ज़रूरी है कि बाहर निकले, बिकॉज सिनेमा से हम लोग बाकी चीज़ों में हमेशा दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस बात को भी कंपेयर ही कर लें। फिर कितनी रोज़ी रोटी मिलती है लोगों को इस इंडस्ट्री से, यंग बॉयज़, यंग पीपल कमिंग इन, उनको क्रू के तौर पे या मेकअप और वार्डरोब और स्टाइलिंग, देयर सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री फिर कहलाते हैं। देयर सो मच वर्क अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो इंडस्ट्री ही नहीं है। वो इंडस्ट्री कैसे बड़ी होगी अगर हम फिल्म्स बनाते रहें और हमारी लोगों की या पाकिस्तान में सिनेमा जाने की कल्चर बन जाए। अब वो है वहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं कि इतने सारे करोड़ों लोग हैं, इतने सारे स्क्रीन हैं, यहाँ देखो कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन अब हम भी वहाँ पहुँच गए। वो कल्चर जो हमारा नानी दादी का ज़माना था, अब वो पुराना था। अब ये दौर आ गया, 2022। हमारे प्लेस की तो दुनिया दीवानी एग्जैक्टली, तो टीवी प्लेस की दीवाने अब तो। सो वी नीड टू वर्क हार्डर एज अ फिल्म इंडस्ट्री, एंड ऑडियंसेस नीड टू वर्क हार्डर टू मेक द एफर्ट टू कम आउट टू द सिनेमास। बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये पैकअप हो जाएगा और हम नेटफ्लिक्स, वो OTT प्लेटफॉर्म से देखते रहेंगे शोज पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दोनों के कैरेक्टर्स जो मूवी में हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग, मैंने सनम को भी बताना पड़ेगा थोड़ी देर में कि कैसा कैरेक्टर उनका, लेकिन मोहिब सुपर इम्प्रेस्ड। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या एक्शन सीक्वेंस, क्या बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक आपका एक्शन डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। प्लीज शेयर करो। बस वजह यही है देखने की, वजह यही है, पहली वजह तो यही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने आ जाए। सो सबसे पहले वो स्पेल हुआ जिसमें आप ट्रांसफॉर्म्ड सूरत हाल देख रही हैं। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्शन भी कर रहा था और मुझे जो पहला वाला सीक्वेंस था वो ये तो जिसमें ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है वो तो 18 या 19 मिनट का सीक्वेंस है, लेकिन बाकी फिल्म में जैसा दिखना था वो ज़्यादा लंबा पार्ट था, तो वो बाद में करना था। तो पहले मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, साल सवा साल मेरे 3 ट्रेनर्स थे, पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और अगर लाहौर में होता था तो शब्बीर हमारे ट्रेनर, कराची में होता तो शहज़र, अब्दुल्ला, ये सब इनके साथ लगे रहे और वो ट्रांसफॉर्मेशन होती रही और वो अचीव कर लिया जो लुक चाहिए था उसका इवेंचुअली। और सेट पे वो जब आप डायरेक्शन दे रहे हो तो हाथ में डंबल में एक्सरसाइज चल रही है, अब्दुल्ला शाह बोले जा रहा है ये बैक की करनी है, वो करनी है, करे जा रहे हैं उसको, और आउटडोर खड़े हुए शर्टलेस धूप में। और बड़ा वैसे चैलेंजिंग हो गया था एक पॉइंट पे, क्योंकि वो डाइट और सारी चीज़ें और वो गर्मी, और ये जो एंड सीक्वेंस है इसकी, मुझे 25 से 27 दिन का इसमें काम है। तो इसमें 2 मेन एक्शन डायरेक्टर, एक हमारे पाकिस्तान के महबूब शाह और एक थाईलैंड के प्रदीप। आपको ट्रेलर से ये लग रहा होगा कि अच्छा ये तो फाइटर है। अच्छा वो सिर्फ फाइटर नहीं है, एक हमारे मुल्क का एक बड़ा इग्नोर्ड स्पोर्ट है। आई थिंक अब इस पे आप बात करें, वो बहुत ज्यादा आपने सीक्रेट रख दिया ना, इसी को लेके नहीं, उसको सीक्रेट रहने दें। एक स्पोर्ट है जो आपको रिवील होगा, वो डिसएग्री करेंगी, वो करने दें। एक स्पोर्ट है जो रिवील होगा फिल्म में कि ओ अच्छा ये करता है, तो बेसिकली लियारी से रिलेटेड एक स्पोर्ट है। हो पहुंच गई जी हमने लियारी गैंग इधर, क्या बात है, क्या बात है। सो वो रिवील होगा और वो इवेंचुअली उसको फिर फाइनली एक अपॉर्चुनिटी चाइना में मिलेगी। सो
तो अगर कोई कंपैरिजन जहन में आ रहा है तो ना करें, क्योंकि उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके जहन में। हाय 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 हाय। नहीं बट कहानी उस नौजवान की है जो कि वो स्पोर्ट्स में हमेशा उस स्पोर्ट में उसके नौजवान होने पे भी ताने मिल रहे हैं, फिक्र ना करें। मतलब मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ देखने के लिए मूवी देखने जाना पड़ेगा। और मुझे अब मैं सरम आपके कैरेक्टर की बात करती हूँ। क्या नाम है उस कैरेक्टर का जो आप प्ले कर रही हैं, और उसके आउटलाइन क्या है अगर हम तजस्सुस बरकरार रखते हुए? मेरा नाम अख्तर है क्योंकि हीरो का नाम इशरत है। आए हाय हाय ये तो मुझे अब पता चला। वाह 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 वाह। इस पे एक वर्ड प्ले था, तो मैं अख्तर हूँ, वो इशरत हैं। और अख्तर इशरत की स्ट्रेंथ हैं, इशरत को सीधा रखती हैं, इशरत को सपोर्ट करती हैं। और सारी जो अक्सर फिल्मों में होता है कि एक लॉन्गिंग रह जाती है, लड़का लड़की की जो मिलने की जो रिलेशनशिप है या वो जो जर्नी है वो हाईलाइट होती है। इसमें वो लोग हैं पुराने दोस्त, पुराने कपल, शादी करना ही चाह रहे लेकिन फोकस कहीं और चीज़ों पे। तो उनकी जो उस तरह की डायनामिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप है, कंफर्टेबल विद ईच अदर, नोक झोंक भी चलती है, डांटती भी है, सपोर्ट भी करती है, मतलब वाला टाइप है, नमक और मीठा। उसको पता है अख्तर को कि इशरत का ये कितना वो टैलेंट है लेकिन कितना निकट्ठा है, वो कितना लेजी है, कंप्लेसेंट है। तो कहती है भाई अब चले, नहीं तो शादी कहीं और हो जाएगी ना। तो ये भी इस तरह की छोटी बातें। बट अख्तर पटाखी है, मज़ेदार कैरेक्टर है, चुलबुली सी है, लेकिन इतनी भी चुलबुली नहीं कि मतलब जस्ट कि हजम ना हो। डाडी है, थोड़ी डाडी है ना, डाडी कैरेक्टर है बेसिक। हाँ अच्छा, अब अगर हम देखें इस फिल्म में क्या क्या फ्लेवर्स नजर आएंगे, ये भी सारा साथ साथ बताएं कि हम शमून अब्बासी को भी देख रहे हैं कि आप शमून अब्बासी को ऐसे किरदार में देखेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे, क्योंकि उनको जो एक्सपेक्ट किया जाता है या जो जहाँ हमने रोल्स में देखा, स्पेशली फिल्म्स में, तो ऐसा मेंटोर का सॉफ्ट स्पोकिंग और बिल्कुल माइल्ड ठंडा प्यारा कैरेक्टर जो है, और फनी, बहुत फनी। अच्छा, इस फिल्म की मज़ेदार बात है, और क्योंकि प्रमोशन भी इस तरह की गई हैं वो, और लोगों की साइकी भी अब समझ आ रही है, वो एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ आई थिंक सीरियस, और कैरेक्टर्स कास्ट भी देख के वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा जिस तरह XYZ एक्ट करता है वी विल गेट टू सी देम इन दैट एवतार, उस तरह का जो शॉक वैल्यू एक मिलता ना, वो ज़रा एक सेकंड उनको लगता है टू बी लाइक ओ शमून इस तरह का रोल करे, अच्छा HSY इज द विलन, अच्छा सारा लोरेन इज प्लेइंग अ चाइनीज गर्ल, अच्छा सनम फ्रॉम लाइक द रोल्स वो जो करती है ये करी, अच्छा मोहिब ने शर्ट उतार के इतनी एक्शन कर ली, लाइक वो उनको समझ नहीं आ रहा। तो एक सबसे जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है उसमें। अच्छा, शायद कहीं एक बड़ा सीरियस सा सवाल है, इस तरह आपने एक जुमला कहा कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। क्या हम अवाम एक्सपेक्टेशंस के मामले में भी क्या हमने अपने आप को दीवारों में बंद कर लिया, सोच के दायरों में, कि यार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमें वही देखना है, हमको भी मार्जिन नहीं देते कि एक आर्टिस्ट को एक डाइवर्सिटी के साथ देखना भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सही है, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है, लेकिन हमें आई थिंक जरा ओपन माइंडेड होकर मैं कहूँ कि अगर जाना चाहिए हमें। इजी हो जाए, बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं हम चीजों को। हाँ, ये बड़ी इतना सीरियस ना ले जिंदगी को, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और ना कोई यहाँ से जिंदा निकल रहा है तो इजी हो जाए। कोई यहाँ जिंदा नहीं निकलेगा, बड़ी बात है वैसे वाकई में। सो इसमें सारे फ्लेवर्स, इसमें एक रोमांटिक है, हल्का सा एक रोमांस है, कॉमेडी हैवी है, कॉमेडी मेन थिंग, कॉमेडी, और फिर एक बहुत जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। जब भी जाए फिल्म देखने पानी की बोतल साथ लेके जाएंगे, वो बहुत हंसने वाले हैं। हाउ नाइस, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं दोनों के साथ ही जाऊंगी देखने के लिए। यू हैव टू गो विद यू गाइस, क्योंकि वो जरूरी है देखना, कि सब पता चले कितनी मेहनत से एक मूवी बनी है। तो उसमें और कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसमें, और कौन-कौन से कास्ट के लोग हैं? बेसिकली बिग रिवील है HSY का, जब आपको पता चलेगा कि उनकी एंट्रियां चेक करें, जबरदस्त वाली एंट्रियां, खतरनाक लग रहे हैं कुछ। शब्बीर जान ने कभी फिल्म नहीं की थी। शब्बीर जान पहली दफा आप देखेंगी हीरोइन के वालिद साहब के किरदार में, और वो भी बहुत ही मजे का कैरेक्टर है। नईर एजाज ऑफ कोर्स, नईर एजाज के बगैर कोई फिल्म बनती नहीं। मानी मुस्तफा, हाँ, असल में मैंने एक लाइन रखी थी वो जो डाली नहीं, इसमें वैसे ही बता देता हूँ, वो शायद आपसे भी कभी डिस्कस नहीं हुई किसी से। मैंने उनकी एक लाइन ये रखी थी कि हर थोड़ी देर बोलते हैं यार इस फिल्म में मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो फ्लॉप है। तो इस नैयर भाई का होना बड़ा लाजमी होता है ना। क्या बात है, तो गुड लक चार्म है, गुड लक चार्म, परफॉर्मर कमाल की। तो नैयर भाई से जो एक्सपेक्टेड था कि वो ये वाले रोल्स करते हैं, वो नहीं है, वो एक प्रिंसिपल का रोल कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, आप देखेंगे, उनकी एक पेट लाइन भी है।
वो हर बात पे एक जुमला कहते हैं, वो भी बड़े मज़े का है। वो दूसरी तीसरी दफ़ा मैं आप उनके साथ कहने लगेंगे। सो वो बड़ा मज़े का है। मानी, मुस्तफ़ा और अली काज़मी का डबल रोल है। सो ये 3 किरदार फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ और हैं। शमशाद, नौशाद और दिलशाद उनका नाम है, और उसके बाद ये चाइना की कॉपी बन जाएंगे। इनकी चाइनीज कॉपियां भी हमारे साथ चलती रहेंगी। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने HSY का नाम लिया कि आपने काफी लोग, मेरी टीम भी कही कि बहुत खतरनाक कैरेक्टर में लग रहा है कि बहुत ही वो खतरनाक कैरेक्टर। बहुत अच्छा किया जी, विलन है वो। मेन विलन बहुत हीरोइक फैंसी, मतलब पॉश एक विलन है। बहुत अच्छा। HSY की वैसी एक उनकी अपना प्रोफाइल तो है, उनका एक बड़ा हाई पोल्यूटिंग एक विलन है। ये नहीं प्रोफाइल, उसने एक्ट भी किया भाई, एक्ट करके दिया। प्रॉपर एक्शन, पूरा सीन सारे पूरा एक्शन फाइट बनाई। It's a happy oh yeah, there's no room for रोना धोना, depression, sadness, तकलीफ, but it's a really enjoyable film और फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई ये एक जरूरी पॉइंट है कि आप बच्चों के साथ जाएंगे तो शर्मिंदा वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसमें आइटम नंबर नहीं है, लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करके नहीं आएंगे इसमें मेहंदी की रात आई, मेहंदी के गाने हों, वो भी नहीं है। ये इंतहाई तफरी और बॉयज़ को एक अलग तरीके से पसंद आएगी। हाँ, और क्या, हाँ, बिगेस्ट शादी नंबर इसमें जो दिस सीजन, वो शादी सीजन नंबर नहीं है। तो उस जहन से मत आइएगा, दीगर तफरी के लिए आइएगा। बॉयज जाएंगे, के लिए आएगा, एंजॉय करने के लिए। बॉयज जाएंगे, उनको अपने जोक्स का अलग मजा आएगा क्योंकि वो उनको ही समझ में आ रहे होंगे, और फैमिली जाएगी तो उनको अलग मजा आ रहा होगा। इसकी जो पीछे आर्ट डायरेक्शन है, उसकी डिटेल को आप एंजॉय करेंगे। जो चीज़ें इसमें छोटी छोटी लिखी हुई आर्ट डायरेक्शन को, उसको बहुत एंजॉय करेंगे। और जी हाँ, आप चाहते यही है कि यार यूट्यूब पे कब आ रही है, डाउनलोड कर लें, टॉरेंट कब आ रहा है, वो सब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो सिनेमा में बैठ के आप सराउंड साउंड एंजॉय करते हैं, मैं वादा करता हूँ आपने ऐसा सराउंड साउंड नहीं सुना है अब तक। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो इशरत, मेड इन चाइना 2 का भी हम इंतजार करें। मुंतज़िर, आखिरी लाइन यही है। हो ये कितनी बातें सवालात दिख रहे हैं। आई एम रीडिंग हिज माइंड, बोथ ऑफ देम, दोनों के दिमाग में पढ़ रही हूँ। दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं, पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। इट गोज विदाउट सेइंग दैट ऑब्वियसली you will always have my support and you will always have my support. And Shamoon bhai, of course, I mean you're not here, but Parmesh and the entire team, जिसने भी जो भी पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान के नाम के फ़रोग़ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, आर्टिस्टों के से सनम ने कहा कि कितने लोगों की रोटी रोज़ी लगती है। ब्यूटीफुल थॉट बिहाइंड, और जब सोच अच्छी होती है तो रास्ते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आसान करता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इशरत मेड इन चाइना। इशरत मेड इन चाइना ज़रूर देखिएगा, फीडबैक इन लोगों की ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक सनम सैद, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको और बेहतर किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, एंड टू प्लीज़ सपोर्ट आवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड आवर टैलेंट।